हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज शुरू करेंगे क्या? विविध। हमने लगभग पूरा इतिहास कंप्लीट कर लिया है। अब जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, उसको बोलते हैं विविध, मिसलेनियस। तो उसको पढ़ेंगे। उससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको पढ़ेंगे, है ना। और बस 2-4 लेक्चर में, 4-6 लेक्चर में ये खत्म है। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका आधुनिक भारत पूरा कंप्लीट। कहीं से भी देख लेना, पीसीएस लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन आपकी गिरफ्त से बाहर नहीं होगा, पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस बल की स्थापना की। सही है क्या बात? चलो देखते हैं। दूसरा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये तो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ लिया। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। ये भी सही है। पहला सही है क्या? नहीं भैया, ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं था। ये कौन था? कार्नवालिस। कार्नवालिस था, हैं। कार्नवालिस था, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस। इसलिए बी और सी, 2 और 3 सही है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। ठीक, तो अगला 1775 क्या था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो आपको ये मैच करना है। तो पहला है, देखो अभी मिलाते हैं। 75 में हुआ था ये वाला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 75 से 82 तक चलता है और सालभाई की संधि के द्वारा समाप्त होता है। अगला 1780 में क्या होता है? 1780 में है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 82 तक, 80 से 84 तक चलता है। और 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1826 में 24 तक चलता है, 24 से लेकर 26 तक चलता है। 26 में यान्डबू की संधि के बाद ये समाप्त होता है। और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? 3-4-1-2, 3-4-1-2 है कहीं? 3-4-1-2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलो अगला देखते हैं। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाला इनमें से कौन था? किसने पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण शासन में अपनाया था? कौन था? मुनरो था, ये हेक्टर मुनरो। मुनरो था। इसी ने जो है ना मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था भी चलाई थी। ध्यान रखना, इसका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटीज कहते हैं? तो ये उड़ीसा में पड़ा था 1866-67 में। इसी को बोलते हैं सी ऑफ कैलेमिटीज। इतना भयंकर था कि 13 लाख लोग लगभग उड़ीसा में मारे गए थे इससे। इसलिए इसी के बाद जो है फिर एक आयोग बनाया जाता है। कौन? जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद अकाल संहिता का निर्माण होता है 1883 में। कैंपबेल कैंपबेल की अनुशंसा पे ही कैंपबेल का आयोग बनाता है। उसके बाद 78 में फिर एक और आयोग आता है, स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग अकाल के लिए ही। तो उसकी जो है उसके बाद बनता है क्या? ये अच्छा, अकाल संहिता। ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन डी। अगला, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883, वही अकाल आयोग। अकाल आयोग, अकाल संहिता का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? मतलब वही पूछा है, देखो अभी मैं जो बता रहा था वही, कि अकाल संहिता 1883 किस आयोग की सिफारिश पर? तो ये था स्ट्रेची आयोग। कब आया ये? 1878 में आता है स्ट्रेची आयोग। 1866 में अकाल पड़ता है, और भी अकाल पड़ते हैं। कब? देखो, उड़ीसा में पड़ा था 66 में, उसके बाद वहीं 66 में ही मद्रास में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, बिहार में, ये सब अकाल पड़े हैं। अकाल उस टाइम पे बहुत आ रहे थे। तो उसी उन्हीं को देखते हुए 66 में तुरंत ही उसके बाद बनाया जाता है ये कौन सा? कैंपबेल की अध्यक्षता में आयोग। लेकिन उसके बाद फिर अकाल चल रहे थे, तो फिर बाद में आता है स्ट्रेची आयोग। कब? 1978 में, सॉरी 1878 में। और 1873 में फिर ये अकाल संहिता बनाई जाती है स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखो, 70, 67, 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था क्या? बताओ आप लोग। देख, तो अभी तो बताया जस्ट मैंने आपको। तो बिल्कुल नहीं हुआ था। 75 से 82 में हुआ था। दूसरा, 70 से 90 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। ये तो बिल्कुल सही है। क्या हुआ था इसमें? टीपू सुल्तान हार जाते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। टीपू सुल्तान का आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है, उसके सहयोग में देना पड़ता है, और 3 लाख रुपए हट जाने के रूप में देने थे। इसमें ये होता है। उसके बाद 1824-26 से आंग्ल बर्मा युद्ध, यान्डबू की संधि के बाद 26 में समाप्त होता है। बिल्कुल सही है, तो अभी पढ़े थे। 1845 और 46 द्वितीय सिख युद्ध हुआ था? नहीं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1848 से 49 में। तो ये चौथा भी गलत है। तो कौन सा? 2 और 3 सही है। 2 और 3 यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से सही कलानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इनको क्रम में लगाना है आपको। ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस
ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कब आया था ये आता है 1876 में, 76 में, 1876 में, है ना पहला ये वाला। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पता ही 78 में आता है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट ये कब आता है? 1890 में आता है ये। और भैया बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में आता है, 85 में। ठीक है, तो कब कब हो गया, कौन सा हो गया? सबसे पहले हो गया ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक हो गया, उसके बाद दो हो गया बी, मतलब ए बी, उसके बाद 85 वाले टेनेंसी एक्ट हो गया डी सी, और ए बी डी सी, ए बी डी सी कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला ये करना है, सुमेल करना है फिर। बाल विवाह, है ना, ये हमको सुमेल करना है। तो बाल विवाह कौन संबंधित है? इससे है एम जी रानाडे, एम जी रानाडे साहब बाल विवाह संबंधित। ठगी प्रथा किसके काल में हुई? ये था ये उसने भेजा था 1829 में बेंटिंग ने भेजा, कर्नल सलीमैन को नियुक्त किया था ठगी प्रथा का अंत करने के लिए। तो बी का हो गया दो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कौन है? तो ये हो गए ईश्वरचंद विद्यासागर साहब, ईश्वरचंद विद्यासागर। पिंडारियों का दमन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, है ना। तो कौन सा हो गया? 3-2-1-4, 3-2-1-4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हो गया, 3-2-1-4। अगला देखते हैं। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसने बोला था ये? क्लीमेंट एटली ने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला था कि भारत का जो विभाजन हो रहा है उसके लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी नहीं है, ये बात बोली थी। अगला देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है ये किसी राष्ट्र का जीवन श्वास है। कहा था? नहीं, यही गलत है, ये गलत हो गया, ये नहीं है, ये होगा अरविंदो घोष साहब ने। अरविंदो घोष साहब ने राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये कहा था अरविंदो घोष साहब ने, तिलक साहब ने नहीं कहा था। चलो अगला देखते हैं। न्यू ग्लिम्पसेज ऑफ ओल्ड लेख जो है 1893-94 में किसके द्वारा ये जो है ये लेख के कौन जारी करता था? न्यू ग्लिम्पसेज ऑफ फॉर ओल्ड, न्यू ग्लिम्पसेज फॉर ओल्ड कौन करता था? तो अरविंदो घोष साहब। क्या हुआ? कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों जो साम्राज्यवादी विरोधी जो शक्तियाँ थी ना, उसका रवैया जो है ढुलमुल चल रहा था, इतनी बढ़िया उसको अपोज नहीं कर पा रही थी। तो अरविंदो घोष साहब अपने आप एक लेख शुरू किया, एक श्रृंखला शुरू की, किस नाम से? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इसी को उन्होंने शुरू किया और कांग्रेस की आलोचना करने के लिए ये शुरू किया था उन्होंने। अगला, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा और सामाजिक उत्थान का काम, दौरा करके सामाजिक उत्थान का काम किया? तो किसने किया? तिलक और गांधी जी ने, तिलक और गांधी जी ने मतलब दौरा किया पूरे देश का और सामाजिक उत्थान के लिए काम किया। तो ए ऑप्शन सही है। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये बस ये जस्ट फैक्ट है, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1941 7 अगस्त को। ठीक है। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बाकी आप पढ़ लेना इसमें। इसमें क्या है? उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, नहीं, यही गलत है। आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने घरे बारे एक उनका जो है उपन्यास था, उसमें इसके जो दुष्परिणाम थे ना, इसके स्वदेशी आंदोलन में जो इनके अंग्रेजों के दुष्परिणाम होने थे इसके बांटने के, उसके बारे में बताया था, घरे बारे में। और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में जो वस्त्र जलाए जा रहे थे उसको निष्ठुर बर्बादी भी इन्होंने ही कही थी, इसी आंदोलन में, स्वदेशी में। ठीक है। अगला देखते हैं, ऑप्शन डी सही नहीं है ना, डी। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़े रहना चाहिए? तो कहा था महात्मा गांधी साहब ने। कब कहा था? ये कहा था जब हम 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं ना, उसी टाइम भाषण देते हुए कहा था उन्होंने कि आज़ादी हमारी पहुंच में, बस इसको पकड़ के रखो, आप कस के पकड़ के रखो, ये बात कही थी। निम्न में से किसने कहा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हो सकती? किसने कही थी ये बात? सुभाष चंद्र बोस साहब ने। बोस साहब ने कहा था, कौन सी अपनी पुस्तक में लिखा था, द इंडियन स्ट्रगल। उनकी एक पुस्तक थी द इंडियन स्ट्रगल, उसमें महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने बहुत देश सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे, साधारण कार्य करेंगे, परंतु भारत की स्वतंत्रता उनके नेतृत्व में नहीं होगी, ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस साहब ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कही थी बात। अगला, किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 1854 में। देखो, पहली बार 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में कपड़ा मिल की स्थापना की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, असफल हो गई। लेकिन अगर सफल की बात करें तो 1854 में बम्बई में हुई थी। और किसने की थी? कावसजी डाबर साहब ने की, कावसजी डाबर साहब ने कही थी
इसका नाम क्या था कंपनी का? स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी, स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी। अगला देखते हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ये बात किसकी थी, ये उक्ति किसकी थी? तो ये उक्ति थी दादा भाई नौरोजी साहब की, दादा भाई नौरोजी साहब ने ये बात बोली थी। अगला देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान देना है। 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस 1947 में? नहीं। कौन थे आपको पता है? भूल गए क्या? बताइए कौन थे? हाँ बिल्कुल सही है। कौन कौन बताओ? जेबी कृपलानी साहब, जेबी कृपलानी साहब थे। ओके। अगला, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की? नहीं की थी भाई, ये भी कहाँ की थी, ये पहला भी गलत दूसरा भी गलत। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया? नहीं, ये भी गलत है। पूरा डी ऑप्शन, मतलब सभी गलत हैं इसमें। उन्होंने जो है, ये तीनों ही बात गलत हैं। जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल ही नहीं थे, मंत्रिमंडल जो बनाया गया था ना स्वतंत्रता से पूर्व, उसमें शामिल नहीं थे। तो डी ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया? किसको कहा गया? जवाहरलाल नेहरू साहब को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी। किसने कहा, देखो सुन लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के विचारों में मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विश्लेषण और व्याख्या मिलती है। नेहरू के समाजवादी रुझान के विषय में जनता को भ्रमित करने के लिए तत्कालिक यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी आज का उत्तर प्रदेश जो है, उसके उसके विभाग ने कम्युनिस्ट लाइक्स और डिसलाइक्स नाम से एक पर्चा छपवाया, जिसमें नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी बताया। तो ये उनके लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये फैलाया गया था। ठीक है। अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित 4 रूपों में कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित था जिसमें सर्वप्रथम इसका राजनीतिक हथियार के रूप में, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा हथियार था जिसको उसका नाम भी था और अपने ही नाम पर शुरू किया था? क्या नाम था? बॉयकॉट। बॉयकॉट ऐसा हथियार था किसके लिए? राजनीतिक विरोध के लिए, बायकॉट करना, ये था एक। और उसका बॉयकॉट ही नाम था। क्या नाम था उसका? सीसी बायकॉट था। उसी ने बायकॉट शब्द का प्रयोग किया और इसी को सर्वप्रथम 1880 में भूराजस्व कम करने के सिद्धांत के लिए उसने सबसे पहले बायकॉट ने, सीसी बायकॉट ने प्रयोग किया था। उसी का नाम पे इसको बायकॉट शब्द रख दिया गया था। ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था। इसको 3-4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। विविध से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर भी करते रहिए। ठीक है, लाइक भी करिए। ओके, थैंक यू सो मच।